नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, मुझे मालूम है कि आप सभी मेरा लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, ईमेल, मैसेजेस में मुझे प्राप्त हुए हैं। प्रिय साथियों, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपके समक्ष बड़े ही लंबे समय बाद आ रहा हूँ। लेकिन आप उम्मीद रखें कि आज इस वीडियो से के माध्यम से आपके सभी कौतूहल को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। तो हम सबसे पहले आज देख लेते हैं हम किन-किन मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रिय साथियों जो मैथिली विषय के इंटरव्यू के लिए आयोग द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई है 18 तारीख यानी कल के ही दिन आयोग द्वारा मैथिली विषय के इंटरव्यू के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। तो उसमें हम देखेंगे माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कि किन-किन अभ्यर्थियों को योग्य किया गया है और क्या-क्या उसमें तथ्य हैं जो कि हम सभी को जानना अनिवार्य है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हिंदी विषय और मैथिली विषय में जो कोर्ट केस किया गया था उसके स्टेटस क्या है और भविष्य में उसका क्या असर अन्य विषयों पे पड़ सकता है। तो इन तमाम पहलुओं की ओर हम बढ़ेंगे। लेकिन हम सबसे पहले चलते हैं फिलॉसफी विषय की ओर जिसका कि लिस्ट जारी कर दिया गया 18 तारीख को आप देख सकते हैं। 18 तारीख यानी कल ही के दिन इसका लिस्ट जारी किया गया है। इसमें आप देखिए कुल ऑनलाइन 1290 फॉर्म भरे गए थे। 1290 आवेदन यहाँ प्राप्त हुए हैं। जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे हार्ड कॉपी हैं जो कि समय पे नहीं पहुँचे इसलिए एक तरह से कहा जाए 1140 टोटल 100 सॉरी 1140 आवेदन संख्या समय पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हम कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए कट ऑफ क्या है तो अनारक्षित अनरिजर्व 82, अनारक्षित फीमेल 82 और एससी फीमेल 34, एसटी 41। तो ये एज एक्सपेक्टेड है जैसा कि मैंने पहले भी आपको कट ऑफ वाले वीडियो में बताया था कि कैसे ईबीसी और एससी कैटेगरी में बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है। वही चीज़ें आपको पुनरावृत्ति होते हुए देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीसी जैसा कि बीसी मैंने पहले भी बताया था कि बीसी जस्ट नेक्स्ट टू जनरल ही होते हैं। तो इनका जैसा कि कट ऑफ आप देख रहे हैं अधिक है, बीसी का 76 देखने को मिल रहा है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 76 ये भी बीसी के इक्विवेलेंट ही हैं। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी पिछड़े वर्ग की जो महिलाएँ हैं यहाँ पे थोड़ा कम कट ऑफ देखने को मिला है, 66 देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें दृष्टि दिव्यांग यानी वीआई की तो यहाँ पे कट ऑफ 38 है। हाँ और मूक बधिर की 30 है। ओएच जी हाँ, चलन दिव्यांग में थोड़ा बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिल रहा है 75। एक्चुअली इसमें केवल शायद 1 सीटें थी, इस वजह से भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं ओएच की केवल 1 सीटें थी। तो इसलिए जो दिव्यांग होंगे और ओएच कैटेगरी से होंगे उनको थोड़ा फाइट करना पड़ रहा है यहाँ पे। हिंदी में भी इसी तरह देखने को मिला था, ओएच कैटेगरी में 81 कट ऑफ गया हुआ था। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे कि किन-किन अभ्यर्थियों को योग्य किया गया है और क्या-क्या टर्म एंड कंडीशन है। कुछ रोचक तथ्य हम देखते हैं जैसे 21वें नंबर पे आने पे देखिए यहाँ पे एक तथ्य देखने को मिल चुके हैं 21वें नंबर के अभ्यर्थी को यहाँ पे देखिए प्रोविजनली एलिजिबल किया गया है किस शर्त के आधार पे कि इनकी एमए डिग्री जो है वो इस्टेब्लिश फैक्ट दैट इट हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर नेट 2006। एक्चुअली जो नेट की परीक्षा होती है वो एमए के रिजल्ट आने के बाद ही आपके नेट के सर्टिफिकेट मान्य होते हैं। अगर आपने नेट कंप्लीट कर लिया है, नेट पास आउट हो चुके हैं और 2 साल के अंदर में अगर आपने एमए नहीं किया है तब वो नेट आपके वैलिड नहीं होंगे। नेट जो आप पास हुए हैं वो वैलिड नहीं माने जाएँगे। तो ये वही माँग रहा है एक्चुअली इस अभ्यर्थी द्वारा नेट बहुत पहले ही पास कर लिया गया होगा कहीं न कहीं और एमए बाद में कंप्लीट किया गया होगा। तो शायद आयोग को इस संदर्भ में थोड़ी दुविधा होगी इसीलिए इन्होंने ये प्रमाण माँगा है कि आप नेट जो है एमए के पहले ही कर चुके हैं, ऐसा तो नहीं है ना? तो ये चीज़ के संबंध में आयोग द्वारा इनसे प्रमाण माँगा गया है। अगला देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं एलिजिबल अंडर अनरिजर्व बिकॉज़ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रायर 2021। एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, जो अत्यंत जो इकोनॉमिक वीकर क्लास के अभ्यर्थी हैं स्टैंडर्ड के, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होते हैं वो अगर पिछले बहुत पुराना सर्टिफिकेट लगाए हैं, तो उनको अलग से समय नहीं दिया जा रहा है कि आप एक नया सर्टिफिकेट लेकर के आएँ, उन्हें सीधे अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। ये थोड़ा आश्चर्य है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आश्चर्य है क्योंकि अगर बीसी कैटेगरी के कोई अभ्यर्थी इस तरह का कर रहे हैं, अगर वो पुराना सर्टिफिकेट तो उनसे नवीन माँगा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के संग इस तरह से नवीन सर्टिफिकेट ना माँग करके उन्हें सीधे जनरल कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें देखने को मिली। दूसरा यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है बिकॉज़ एनसीएल सर्टिफिकेट इज़ नॉट अटैच्ड विथ एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, जो बैकवर्ड कैटेगरी के हैं या बीसी हों या ईबीसी हों, उनको अपने कास्ट सर्टिफिकेट के संग एनसीएल सर्टिफिकेट भी लगाना ज़रूरी था।
लेकिन अगर जिन लोगों ने एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं लगाया उन्हें देखिए सीधे जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया। और यहाँ स्पष्ट रूप से क्या कह रहा है कि देखिए प्रोविजनल एलिजिबल अंडर अनरिजर्व बिकॉज एनसीएल सर्टिफिकेट इज नॉट अटैच्ड विथ एप्लीकेशन फॉर्म। यानी एनसीएल सर्टिफिकेट आपने एप्लीकेशन फॉर्म के संग नहीं लगाया था। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिली। और भी ऐसा हम देखते हैं कि और क्या नवीन चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबल अंडर अनरिजर्व बिकॉज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड प्रायर टू, ये सेम वही चीज़ें हैं। इशू ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने बहुत पहले लगाया है। देखिए यहाँ पे मैंने मुख्य मुख्य जो पॉइंट आउट मुझे लगा कि इसे करना चाहिए उसे ही मैंने हाईलाइट किया है, बाकी सबको मैं छोड़ते स्किप करते चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि प्रोविजनली एलिजिबल सब्जेक्ट टू सबमिशन एनसीएल सर्टिफिकेट। आपने ऊपर में देखा कि एनसीएल सर्टिफिकेट जिन लोगों ने नहीं लगाया है लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है और वो बैकवर्ड कैटेगरी के हैं, बैकवर्ड कास्ट के हैं, तो उनको सीधे अनरिजर्व में डाल दिया जा रहा है। लेकिन अगर उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट के संग संग एनसीएल सर्टिफिकेट लगाया है और वो एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्म संख्या 7 के रूप में है। फॉर्म संख्या 7 किसके लिए होता है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए होता है। तो अगर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला लगाया है तो उनसे फॉर्म संख्या 10 मांगा जा रहा है। तो ये चीज़ें देखने को मिली कि फॉर्म संख्या 10 यहाँ पर मांगा जा रहा है। और दूसरा हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए और क्या है। ये देखिए प्रोविजनली एलिजिबल किस शर्त के आधार पे एज कैंडिडेट नेम इन द एप्लीकेंट फॉर्म एकेडमिक सर्टिफिकेट। एक्चुअली जिसका नाम डिफर है उनसे कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ये एक तरह से अफिडेविट बनवा के कोर्ट अफिडेविट आपको देना है, ठीक है। तो जिनका नाम में अंतर है जैसे कि मैट्रिक सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन और एमए पीएचडी में कोई डिफर पाया जा रहा है तो उनको अलग से मजिस्ट्रेट के द्वारा ये आपको अफिडेविट बना करके देना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगला हम इसी तरह देख लेते हैं कोई ऐसे शर्त हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है कि आपके संग भी वो समस्याएं तो नहीं हैं। तो एलिजिबल वाले में लगभग सभी ऐसे अब कॉमन ही समस्याएं देखने को मिली, इसलिए हम सीधे चलते हैं इन एलिजिबल की लिस्ट में कि इन एलिजिबल मुख्य तौर पे किन किन शर्तों के आधार पर किया गया है। और ये अनएक्सपेक्टेड है प्रिय साथियों कि यहाँ पर इन एलिजिबल की लिस्ट इस बार बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपने देखा लगभग 1200 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है जिसमें 338 को इन एलिजिबल किया गया है। यानी 338 अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को अयोग्य उनका हार्ड कॉपी नहीं पहुंचा इसलिए किया गया है कि इन्होंने 75 रुपीज़ पे किया इसलिए किया है। 75 रुपीज़ पे किया है लेकिन वो बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं। देखिए इनएलिजिबल बिकॉज नो हार्ड कॉपी दिस एप्लीकेशन रिसीव्ड इन द ऑफिस, हार्ड कॉपी नहीं रिसीव्ड किए गए हैं। अगला ये है कि रेगुलेशन 2009 सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पीएचडी इज नॉट इशूड बाय द रजिस्ट्रार डीन एज पर एडवर्टीजमेंट। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिली कि जो एडवर्टीजमेंट में लिखा गया था, एडवर्टीजमेंट में जो आपको 5 पॉइंट सर्टिफिकेट या फिर रेगुलेशन 9 वाले जो सर्टिफिकेट थे वो रजिस्ट्रार या डीन के द्वारा आपको साइन किए हुए होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अलग अलग अथॉरिटी के द्वारा जैसे प्रो वीसी के द्वारा, वीसी के द्वारा, वाइस चांसलर के द्वारा सर्टिफिकेट वो सिग्नेचर करा के दिए हैं, तो उसको अयोग्य किया जा रहा है। देखिए ये विज्ञापन में भी स्पष्ट रूप से कहा गया था। अब लेकिन अगर वो अभ्यर्थी अगर नाखुश होते हैं और कहते हैं कि मैं तो उससे भी हायर अथॉरिटी का सिग्नेचर करा के लाया फिर अयोग्य क्यों नहीं मान रहा है, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। अगर प्रधानमंत्री का किसी पेज पे सिग्नेचर की अनिवार्यता है तो वहाँ पे आप राष्ट्रपति से सिग्नेचर नहीं करा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए 19वें नंबर के अभ्यर्थी का सेम यही इशू है कि बिकॉज 5 पॉइंट सर्टिफिकेट इज साइन बाई प्रो वीसी, ठीक है, रैदर देन रजिस्ट्रार और डीन, ठीक है। यानी रजिस्ट्रार और डीन से सिग्नेचर कराने के बजाय इन्होंने प्रो वीसी से सिग्नेचर कराया है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि प्रो वीसी या फिर रजिस्ट्रार सॉरी वाइस चांसलर से सिग्नेचर करा के लाए हैं। देखिए ये विज्ञापन के मैं पेज पर आ चुका हूँ। देखिए विज्ञापन में स्पष्ट रूप से यहाँ क्या कहा गया था कि यहाँ पे अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम 2 पत्र प्रस्तुत किए हों। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इन शर्तों को पूरा करने संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकायाध्यक्ष शैक्षणिक कार्यों द्वारा सत्यापित किया जाए। यानी आपको विश्वविद्यालय के कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार या फिर संकायाध्यक्ष अर्थात डीन, यानी डीन या फिर कुल सचिव से ही सिग्नेचर करा के आना चाहिए। देखिए मैं विज्ञापन के पेज को आपको दिखा रहा हूँ। ये विज्ञापन में ये चीज़ स्पष्ट रूप से मेंशन थी। तो जब विज्ञापन में ये चीज़ें मेंशन थी तो भला आयोग क्यों मानेगा? अब ऐसे अभ्यर्थी अगर आयोग से असंतुष्ट रहते हैं कि नहीं आयोग ने तो मुझे अस्वीकृत कर दिया, ये कारण, तो चूंकि जो चीज़ें वहाँ लिखी गई हैं अगर उस आधार पे आप चीज़ों को नहीं प्रस्तुत करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इनएलिजिबल किया ही जाएगा। तो वही चीज़ें देखने को मिली। और हम थोड़ा देख लेते हैं इनएलिजिबल के और अन्य कौन कौन से नवीन केसेस हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिकॉज 5 पॉइंट सर्टिफिकेट सबमिटेड रिगार्डिंग पीएचडी हैज़
नॉट बीन इशूड बाय द अथॉरिटी इन द अकॉर्डेंस विद द कमीशन एडवर्टीजमेंट। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का देखने को मिला है कि जिन्होंने 5 पॉइंट सर्टिफिकेट तो लगाया है, बट वो कंसर्न अथॉरिटी जिसके द्वारा सिग्नेचर कराया जाना था उनके द्वारा इन्होंने सिग्नेचर नहीं कराया है। ठीक है, यानी विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारियों के द्वारा सिग्नेचर कराया तो उसे अयोग्य किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी सेम यही चीज़ कर रहा है कि 5 पॉइंट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पीएचडी, नहीं इनका अलग केस है। इनका कह रहा है कि 5 पॉइंट सर्टिफिकेट जो लगाया है ये अकॉर्डेंस जो कमीशन के द्वारा वो 5 पॉइंट कौन-कौन से टर्म होने चाहिए वो टर्म कहीं न कहीं इन्होंने फुलफिल नहीं किया है। अन्यथा ये आउट ऑफ स्टेट वाले हैं या बिहार से बाहर वाले अगर हैं और वो 5 पॉइंट लगाएँ तो कहीं न कहीं उनको भी अस्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट ये केवल बिहार वाले के अभ्यर्थियों को रियायत थी। किन्हें? जो 2009 के बाद से पीएचडी किए हों। ठीक है? अगला, नो एविडेंस प्रूफ दैट पीएचडी इज अंडर यूजीसी रेगुलेशन 9 या रेगुलेशन 16। देखिए यूजीसी रेगुलेशन 9 या यूजीसी रेगुलेशन 16 को एविडेंस के रूप में या तो आपके 5 पॉइंट सर्टिफिकेट होंगे या 11 पॉइंट सर्टिफिकेट यानी 11 पॉइंट वाले सर्टिफिकेट होंगे। जिनका रेगुलेशन 9 से होगा उनके 11 पॉइंट वाले सर्टिफिकेट होंगे, रेगुलेशन 16 से होगा 5 पॉइंट वाले होंगे। लेकिन अगर किन्हीं के पास 5 पॉइंट या फिर 11 पॉइंट वाले सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो उन्हें भी इन एलिजिबल किया जा रहा है। राइट, तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख पा रहे हैं। अगर आपके पास भी ये सभी चीज़ें नहीं हैं तो वो सब चीज़ें उन सब चीज़ों के आधार पे आपको भी इनएलिजिबल किया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यही सब शर्त थे जिनके आधार पे एलिजिबल इनएलिजिबल किया गया है। थैंक यू। अब हम चलते हैं थोड़ा, देख सकते हैं यहाँ पे 338 अभ्यर्थियों को इनएलिजिबल किया गया। ये आश्चर्य है कि लगभग 1200 फॉर्म आए थे जिसमें से 338 अभ्यर्थियों को इनएलिजिबल किया गया है। और जैसा कि 27 तारीख तक आयोग के द्वारा समय दिया गया है 5 बजे तक इन्हें क्लेम अपना देने के लिए, जिन जिन अभ्यर्थियों से जो जो दस्तावेज छूटे हुए थे और मांगे गए थे। तो 27 के बाद यानी इनके इंटरव्यू का लिस्ट हम मान सकते हैं कि लगभग दिसंबर में 10 दिसंबर या फिर 8-9 दिसंबर को देखने को मिल सकता है। तो 8-9 दिसंबर तक उम्मीद है कि इनके इंटरव्यू को देखने की सूचना मिलेगी या शायद 8 या 9 दिसंबर तक ये साक्षात्कार शुरू हो। और अगर अगले विषय की बारी के हैं तो अगले विषय की नोटिफिकेशन उम्मीद है कि लगभग 20 दिसंबर या फिर 17-18 दिसंबर तक देखने को मिल सकते हैं। और ज़्यादा संभावना है कि अगला विषय साइकोलॉजी आ सकता है। वैसे इंग्लिश की भी लिस्टिंग शायद की जा चुकी है और इंग्लिश का भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ज़्यादा संभावना है कि मनोविज्ञान ही आने वाला है। अब हम थोड़ा चलते हैं कोर्ट केस की ओर। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये दिलचस्पी है जानने में कि कोर्ट केस का स्टेटस क्या हुआ। प्रिय अभ्यर्थियों, जैसा कि मैं आपको अवगत करा दूं, आयोग के द्वारा यहाँ पर जो काउंटर अफिडेविट फाइल किया गया था किसके रिगार्डिंग, हिंदी विषय के अभ्यर्थियों को। हम सीधे पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे नहीं जाते हैं क्योंकि जो चीज़ें हैं हम आपको डायरेक्ट अवगत करा देते हैं न, ताकि वीडियो आपका लंबा ना खींचे। देखिए ये आयोग के द्वारा काउंटर अफिडेविट फाइल किया गया था किसे, पटना हाई कोर्ट को। ये अभ्यर्थी जो असंतुष्ट थे उनको लग रहा था कि मुझे इंटरव्यू कॉल आना चाहिए और इंटरव्यू कॉल नहीं आया था, तो आयोग के द्वारा काउंटर अफिडेविट दाखिल किया गया था कि आखिर आपको क्यों नहीं इंटरव्यू कॉल आया, आपका स्कोर कहाँ कम था। तो देखिए अभ्यर्थियों का यहाँ पे यूनिक आईडी है। ये हिंदी विषय के अभ्यर्थी हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिए, हिंदी विषय के अभ्यर्थियों का लिस्ट है। तो ये देखिए आयोग के द्वारा इसमें सिस्टम जनरेटेड स्कोर में जिनको कि 70 नंबर दिया गया है। ठीक है, और सिस्टम जनरेटेड स्कोर में क्या क्या रह रहे हैं, बीए के मार्क्स, एमए के मार्क्स, पीएचडी के मार्क्स, अगर नेट है तो नेट के मार्क्स, ये सभी सिस्टम जनरेटेड स्कोर में रह रहे हैं। मैनुअली स्कोर में क्या रह रहे हैं, 5 आपके रिसर्च जनरल रह रहे हैं, अवार्ड रह रहे हैं, एक्सपीरियंस नंबर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनको मैनुअली जनरेटेड स्कोर में 0 मार्क्स दिया गया है, यानी कि इनके पांचों के पांचों रिसर्च पेपर काउंट नहीं किए गए हैं और इस वजह से इनका 70 स्कोर देखने को मिल रहा है। अब बताइए अगर इन्होंने अपने पांचों के पांचों रिसर्च पेपर अपने मन में तो काउंट किए ही होंगे कि मुझे पांचों के पांचों जनरल मिल रहे हैं, लेकिन उनको पांचों नहीं दिया गया, इस वजह से इनको इंटरव्यू कॉल नहीं आया। इसी तरह अगले भी अभ्यर्थी का आप देख पा रहे हैं मैनुअली जनरेटेड स्कोर में 0 मार्क्स दिए गए हैं, यानी इनको भी पांचों के पांचों जनरल काउंट नहीं किए गए हैं, इस वजह से इनका 71 आया है। जबकि इन्होंने सेल्फ असेसमेंट कितना किया होगा, स्व आकलन कितना करके रखा होगा, 81, जबकि वास्तव में आयोग ने कितना काउंट किया है, 71। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, देखिए इनका भी पांचों के पांचों जनरल काट दिए गए हैं। मैनुअली जनरेटेड स्कोर में देखिए 0 मार्क्स, यानी कि इनका टोटल इन्होंने सेल्फ असेसमेंट कितना करके रखा होगा, 83, और इनको स्कोर कितना दिया गया है, 73। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इंटरव्यू कॉल नहीं आया।
अच्छा, अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन अभ्यर्थियों का आखिर ऐसा क्यों नंबर काटा गया है? एक्चुअल में इनमें से कुछ अभ्यर्थियों से मैंने स्वयं बात करने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या इन्होंने गलती की होगी जिस वजह से इनको पाँचों के पाँचों जनरल काट दिए गए हैं। एक्चुअल में इन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय जो सर्टिफ़िकेट ये जो 5 रिसर्च जनरल लगाने थे उसे प्रॉपर तरीके से न लगा कर के इन्होंने मात्र फर्स्ट पेज लगाया हुआ था। या फिर टोटल जनरल नहीं लगाया हुआ था, केवल फर्स्ट पेज या फिर पब्लिकेशन का सर्टिफ़िकेट मात्र लगा दिया था सॉफ्ट कॉपी के रूप में। इस वजह से इन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। तो ऐसे-ऐसे अगर केसेज़ रह रहे हैं या फिर अगर आपके जनरल को जो कि काउंट करने योग्य नहीं है, तो उस तरह के जनरल को इन्होंने अयोग्य करार किया है और 0 मार्क्स दिया है। तो इस वजह से हिंदी विषय के जो केसेस बहुत सारे हुए हैं, उसमें अगर हाई कोर्ट के स्टेटस की बात करें तो बहुत सारे केस को डिस्पोज़ल कर दिया गया है। लेकिन चूँकि कई अभ्यर्थियों द्वारा केस किया गया था अलग-अलग समय में, तो कुछ केस ऐसे हैं जिसको कि लिस्टिंग नहीं हो पाने की वजह से यानी कि उस दिन यानी कल कल डेट था कोर्ट केस का, तो कल उनका कल नहीं सॉरी परसों था, 17 तारीख को था। तो 17 नवंबर को केस की सभी केस की डेट थी जो हिंदी विषय के केस किए गए थे। तो उनमें से जिन-जिन केस को सुना गया है, उसको तो डिस्पोज़ल कर दिया गया है, लेकिन कुछ केस ऐसे थे जिसको कि अभी नहीं सुना जा सका, तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। लेकिन उन सब केस में भी सभी की यही समान समस्याएँ थीं कि उन्हें इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आया है। तो आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों का काउंटर अफ़िडेविट वहाँ पे फ़ाइल कर दिया जा रहा है कि देखिए आपका स्कोर इतना बन रहा है, इस वजह से आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आया है। और इस आधार पे फिर केस को डिस्पोज़ल कर दिया जा रहा है। तो हिंदी विषय के जितने भी अभ्यर्थियों द्वारा केस किया गया है, बारी-बारी करके ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। उम्मीद है ऐसी कि ऐसा ही देखने को मिलने वाला है कि सबको डिस्पोज़ल कर दिया जाएगा और जल्द ही से जल्द हिंदी विषय के केस रिज़ल्ट प्रकाशित कर दिए जाएँगे। हो सकता है कि 1-2 दिन में हिंदी विषय का रिजल्ट देखने को मिले। तो ये रहा हिंदी विषय का स्टेटस। अब हम थोड़ा चलते हैं मैथिली की क्या स्थिति है, आखिर मैथिली में क्यों देर लग रहा है? देखिए मैथिली विषय में भी आयोग ने काउंटर अफ़िडेविट फ़ाइल कर दिया है। देखिए ये मैथिली विषय का आपके सामने मैं ले आया हूँ, ये मैथिली विषय। स्पष्ट रूप से आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैथिली। इसमें देखिए अभ्यर्थियों का यही क्लेम था कि मुझे इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आया? उसमें भी सेम आयोग ने अभ्यर्थी का पर्सनल डेटा वहाँ पे जारी कर दिया है कि देखिए आपको कितना-कितना अंक मिला है और कहीं न कहीं आपका कट ऑफ से स्कोर कम था, इस वजह से आपको नहीं कॉल किया गया है। यहाँ पे देखिए एक जनरल को इनके काट दिया गया है चूँकि पत्रिका थी। इन्होंने एक्सपीरियंस लेटर लगा रखा था लेकिन दोनों के दोनों एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किए गए हैं। क्यों? क्योंकि नॉट काउंटर साइन्ड एज़ पर एडवर्टाइज़मेंट एडवर्टाइज़मेंट के अकॉर्डिंग इनका काउंटर साइन नहीं किया गया था। यहाँ पे नॉट काउंटर साइन्ड बाय द रजिस्ट्रार एक्सपीरियंस पे जैसा कि रजिस्ट्रार के द्वारा सिग्नेचर किया जाना था और कॉलेज प्रिंसिपल या फिर जिस संस्था में पढ़ा रहे हैं उस संस्था के हेड के द्वारा। तो उसके द्वारा वो सिग्नेचर नहीं किया गया था और किया भी गया था तो फिर रजिस्ट्रार का इंडिविजुअल मात्र एक एक्सपीरियंस लेटर बना के दिया गया था। तो वैसे अभ्यर्थियों को भी एक्सपीरियंस का मार्क्स नहीं दिया जा रहा है। अच्छा मेरे चैनल पे मैंने देखा आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका यह प्रश्न था कि मुझे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, प्रिंसिपल के द्वारा अलग बना के मिला हुआ है और रजिस्ट्रार के द्वारा अलग बना के मिला हुआ है, तो क्या ऐसे केस में हमको एक्सपीरियंस का मार्क्स मिलेगा? जी नहीं प्रिय साथियों, अगर अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइज़मेंट बात करें, तो अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइज़मेंट आपको एक्सपीरियंस का नंबर नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट के अकॉर्डिंग काउंटर साइन्ड बाय द रजिस्ट्रार लिखा हुआ था और 3 कमिटी के द्वारा जो बाद में भी निर्णय दिया गया, जो आयोग द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया था 3 कमिटी से कि फॉर्मेट क्या होगा, एक्सपीरियंस लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, तो उस पर भी आयोग की कमिटी ने यही कहा था कि जो फॉर्मेट होगा उस पे रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा, ठीक है? या फिर यूनिवर्सिटी हेड जिस डिपार्टमेंट में है, आप उसके हेड का सिग्नेचर और रजिस्ट्रार का सिग्नेचर, एक ही सर्टिफिकेट के तभी उस एक्सपीरियंस लेटर को काउंट किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैथिली विषय में भी इस तरह से इनके अंक काट दिए गए और इसके आधार पे इनका स्कोर कम गया। तो जब इन अभ्यर्थियों मैथिली विषय के और हिंदी विषय के केस में बुनियादी अंतर है। अंतर यह है कि मैथिली विषय में कोर्ट द्वारा इस पर स्टे लगा दिया गया है रिजल्ट प्रकाशन पर। अब जब तक मैथिली विषय के केस का रिजल्ट नहीं आता है तब तक ये मैथिली विषय का आगे बढ़ेगा नहीं। और मैथिली विषय के अभ्यर्थी अब हैं क्या कि अब कहीं न कहीं ये सो जाएँगे। क्यों सो जाएँगे? क्योंकि आयोग द्वारा तो इनको दे दिया गया स्पष्टीकरण कि आपका स्कोर कम है, ये चीज़ें काटी गई, इस वजह से आपको नहीं अंक मिल रहा है। अब ऐसे केस में अब ये तो वकील जो हायर किए हैं, उन्हें पेमेंट नहीं देंगे, वकील जिनको हायर किए हैं, पेमेंट नहीं देंगे।
तो इसी तरह धीरे-धीरे आने वाले समय में किस पर डेट पर डेट पढ़ते जाएगा। तो मैथिली विषय के रिजल्ट में भी देर लग सकती है। हो सकता है कि 2023 भी बीत जाए या 2023 के दिसंबर आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैथिली विषय के रिजल्ट प्रकाशन बहुत देर लग सकती है। हाँ, लेकिन हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी विषय बहुत जल्द प्रकाशित होने वाला है। उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर या फिर कल-परसों में ही प्रकाशित होने देखने को मिले। तो थैंक यू, आप सभी इस चैनल पे जुड़े रहें अंत तक, और इस तरह के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। इससे कहीं न कहीं मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है, तभी मैं आपके लिए आगे वीडियो ला पाता हूँ, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। और इधर-उधर चैनल को अगर शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।